नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2014 में लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, या दूसरे शब्दों में कहूं, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा सामने आ गया था। 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, यानी क्या क्या, ये घोटाला वो घोटाला। 10 साल हो गए, ऐसे किसी घोटाले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। मतलब घोटाले हवा हवाई थे, बनाए गए थे, मीडिया का बड़ा तबका बना रहा था। और तब एक तरफा जीत हासिल हुई थी। कुछ राज्य ऐसे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक सीट मध्य प्रदेश जीत गए थे, बाकी सबके सब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सबके सब बीजेपी जीती थी। 2019 में पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवाद का उफान, फिर एक बार लहर चल गई थी बीजेपी की, मोदी जी की। लेकिन 2024 में स्थितियां बिल्कुल उल्टी हो गई है। बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे बीजेपी घिर गई है। और कई राज्य जहां पे बीजेपी ने स्वीप किया था, वहां पे बड़ी संख्या में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। तो अब की बार 400 पार का नारा आप अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत, सुधीर चौधरी, इनके मुंह से तो सुन सकते हैं, गोदी मीडिया के मंचों से सुन सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा 200 के आसपास टहल रही है और कई राज्यों में उसे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसी में से एक राज्य है राजस्थान, जहाँ पे भाजपा सारी सीटें जीती थी। लेकिन इस बार राजस्थान में भी मामला बहुत मुश्किल का दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति को समझना हो, राजस्थान को समझना हो, तो एक ऐसे बेहतरीन पत्रकार के पास जाना जरूरी हो जाता है, जिन पत्रकार की लेखनी को, उनके आर्टिकल को पूरी दुनिया पढ़ती है। दुनिया के तमाम देशों में उनके आर्टिकल पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। राजस्थान की राजनीति का उनको बहुत जबरदस्त अनुभव है। बिल्कुल सही समझे आप, बात कर रहा हूं मैं अनिल शर्मा जी की। मैं सीधे आपको उनके पास लेके चलता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि राजस्थान क्या चाहता है, क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। राजस्थान की हवाएं गर्म तो होती हैं गर्मियों में, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा गर्म नज़र आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो लोग मेरे मित्र हैं और जो आप जैसे भाई लोग हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो मुझे समझ आता है कि राजस्थान इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। क्या सीन है, क्या तापमान है, क्या लग रहा है 2024 के चुनावों में? संजय जी, जिस दिन आपने मेरे को अभी फोन करा है, मैं देख रहा हूँ कि आज के दिन भी राजस्थान में मौसम बदला हुआ है। बड़ी यहाँ पे गर्मी पड़ती है। आज बादल है छाए हुए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और मौसम में बदलाव है। ये इसी और इशारा है कि चुनाव में भी बदलाव है। इसको मैं इससे जोड़ूंगा कि चुनावों में मुझे बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ कम से कम करीब करीब 12 से 15 सीट ऐसी हैं जहां इंडिया अलायंस टक्कर दे रहा है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो जनता जनार्दन मेरे से ज्यादा जानती है, पर टक्कर में है। और उसका कारण है बहुत बड़ा कि जो कैंडिडेट खड़े करे इंडिया अलायंस ने, मैं मानता हूं इस बार उनकी चॉइस ऑफ कैंडिडेट काफी बेहतर है पहले से। और दूसरी बात जो आपने बहुत बड़ी बात बोली, ना तो आपके अच्छे दिन का मुद्दा है, ना आपके राष्ट्रीयता का मुद्दा है 2019 का। अब के ये कोई मुद्दे मुद्दे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक मुद्दा मैं मानता हूं जो लोग चूक कर रहे हैं, ज्यादातर पत्रकार चूक कर रहे हैं, वो है 17 तारीख को रामनवमी है और 19 को चुनाव है। तो 17 का जो रामनवमी के वो चलेंगे भजन या हवन जो भी करेंगे, ये इन्होंने कई जगह बीजेपी ने प्लान कर रहे हैं, जिसको ये 18 तारीख तक खींच के लाएंगे, जिससे लोगों के दिमाग में राम जो है वो बसे। एक वो इशू ये बना के चल रहे हैं, वो कितना फायदा देगा नुकसान देगा ये आने वाला टाइम बनाएगा। पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता, जितने मोदी जी ने राजस्थान में चक्कर काटे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मोदी जी क्या इतनी बार आए थे। और अभी तो फर्स्ट फेज की पोलिंग है, अभी तो सेकंड फेज है 26 तारीख को। तो मोदी जी का फर्स्ट फेज में इतना आना, ये बिल्कुल दर्शाता है कि सीटें फंस गई हैं। अब कितनी फंसी हैं मैंने आपको बोला, करीब 12 से 15 सीट में मानता हूं जिसमें फंस गए हैं। 25 टोटल सीट है राजस्थान में, उसमें फंसे हुए नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जीतेगा कौन, हारेगा कौन,
पर मैं जानता हूं दिक्कत है। अगर आप मेरे को अगला जवाब भी देने दें तो मैं इसको एक स्ट्रेच में ले जाता हूं। ये दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत इसलिए है, ऐसा लगता है कि जाटों ने अपने ठान लिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। और मेरे पास जो फिगर है उसके हिसाब से करीब 80 से 85% जाट अब के शायद कांग्रेस या इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये जाट कम्युनिटी जो है वो करीब करीब 5 से 6 सीटों पर अंतर डालती है। अब वो सीटें मुख्य कौन सी हैं इस पे अपनाते हैं? वो सीट है जयपुर रूरल, इसके आगे बढ़ेंगे सीकर, उसके आगे बढ़ेंगे झुंझुनू, उसके आगे बढ़ेंगे आप नागौर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसी बेल्ट के अंदर आप सबसे ज्यादा फंस गए हो। थोड़ी बहुत राजपूतों में नाराजगी है। आपने जो पहले बात करी रूपाला जी को लेके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पर मैं मानता हूं राजस्थान में इतनी गहरी नहीं है जितनी यूपी में या आपके गुजरात में देखने को मिल रही है। गंगा जल लोग ले लेके निकल रहे हैं, ऐसी नाराजगी भी राजस्थान में देखने को नहीं मिली। और राजपूत वैसे भी ट्रेडिशनली जैसे ब्राह्मण वैश्य हैं, बीजेपी को वोट करते हैं। तो देखना यह है संजय जी कि आगे ये किसको वोट करेंगे। और ये जो तीन, अब इसमें एक कम्युनिटी का मैंने आपको नाम ले लिया, ऐसा ही मुझे SC ST में नजर आ रहा है, वो भी अब कांग्रेस की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान में। और तीसरे आप जानते हैं मुस्लिम तो हैं ही, जिनकी करीब आबादी 9% के आसपास है राजस्थान में। तो आप ये मान के चलिए जाटों की करीब 12 से 14% है, बड़ा नंबर है, और मुसलमानों की 9% है, और इनकी करीब करीब आप मान के चलिए SC STs के अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको इसका रीजन भी देता हूं। मेरे घर में ही एक SC के कोई क्योंकि मेरी माता जी का भी देहांत हुआ है, आपको पता है, थोड़ा टाइम पहले मेरे यहाँ पे एक आए थे मिलने के लिए। तो मेरे को भिड़ते बोले, क्या भाई साहब ये आखिरी चुनाव है, मोदी जी इसके बाद चुनाव नहीं होने देंगे? तो ये जो चीज है ना संजय जी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस एक चीज में कामयाब हुई है लोगों के दिमाग में डालने में कि शायद ये आखिरी चुनाव है और इस बार हम बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात जनमानस में बहुत कही गई, लगातार मंचों पे कही गई कि ये आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र इसके बाद खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र बचेगा नहीं। ये बात आप बता रहे हैं कि लोगों तक पहुंच गई। लेकिन अनिल जी, जाट क्यों नाराज हैं? राजस्थान के जाटों में ऐसी नाराजगी की वजह क्या है कि जो बीजेपी से विमुख हो रहे हैं? दो कारण हैं संजय जी, अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहें। एक तो है पहला, ऐसा जाट नेता जो इस कुर्सी पे आके बैठा हो PCC चीफ, वो है गोविंद सिंह डोटासरा। जाटों को लगता है काफी सालों के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में टॉप लेवल पे आया है। एक तो बड़ा कारण यह है, इमोशनल कनेक्ट है। दूसरा कारण यह है कि जाटों ने यह देखा कि जो लीडर खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो जाटों में एक चीज होती है, अगर दो जाट चुनाव लड़ते हैं तो वो बड़े जाट को पहले वोट देते हैं, छोटे जाट को चुनाव में वोट नहीं देते। तीसरा कारण मैं मानता हूं, राहुल कस्वा का टिकट करना जाटों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया राजस्थान में। बीजेपी में उनका टिकट कटा। उस टिकट करने का कारण जो वो मानते हैं, या सॉरी एलिगेशन जो लगाते हैं, उनका मानना यह है कि इसको कटवाने में राजेंद्र सिंह राठौड़, जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, राजपूत नेता हैं, उन्होंने टिकट कटवाया। वो नाराजगी बड़े लेवल पे राजस्थान में फैली। उस नाराजगी से बीजेपी निपट नहीं पाई, इसलिए। और इसके साथ में मैं जोड़ देता हूं, महिला पहलवान भी इशू है आपके। और महिला पहलवान के अलावा एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसको कांग्रेस, मैं मानता हूं, असेंबली में भुना नहीं पाई, वो था अग्निवीर। तो आप जानते हो जाट रेजिमेंट भी है और जाट बहुत जाते हैं, और खास तौर से शेखावटी एरिया के जाट बहुत जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में शायद 2 दिन पहले रिपोर्ट थी, मैं उसमें पहले बोल भी चुका था कि 150 के करीब इंस्टीट्यूट बंद हो गए जो ट्रेनिंग देते थे अग्निवीर की वजह से। तो अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है इस बेल्ट के अंदर।
और ये कारण है जाटों की नाराजगी का और जाटों की कांग्रेस की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ने का, कि आप राहुल कस्वा का टिकट काटा और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि एक जाट नेता है और अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए इतने दिनों में, जो उनकी कैंपेनिंग स्टाइल है उसको आप देखें, राजस्थानी भाषा में कैंपेन करते हैं, राजस्थानी भाषा में लोगों से जुड़ते हैं और उनके साथ साथ ह्यूमर और विटीनेस भी डालते हैं, डांस भी करने लग जाते हैं स्टेज पे, तो जाट उनसे जुड़ने लगे और उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, लग रहा है। 3 सीटें ऐसी हैं जिसकी बहुत चर्चा है जो सहयोगी दल को दी गई है, नागौर, बांसवाड़ा, सीकर। इनका इनका क्या सीन है? देखिए मैं आपको बताऊं, नागौर जो है आरएलपी का हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, वो खुद अपनी सीट को डिरेल कर देते हैं कई बार, क्यों कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मुझे लड़ाया गया, मेरी इच्छा नहीं थी, तो वो खुद डिरेल करने के चक्कर में। पर अब वो थोड़ा पिकअप करने लगे हैं और फिर उनको सपोर्ट, क्योंकि ज्योति मिर्धा पहली बार बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है, इससे पहले वो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ी, एक बार विधानसभा एक बार लोकसभा, दोनों चुनाव हारी और इन्हीं के अगेंस्ट में हारी। तो मेरा मानना है कि हनुमान बेनीवाल जो यंग जाट्स हैं उनमें फेमस है। अब कांग्रेस क्या अपने वोट उनको ट्रांसफर करा पाती है, अपने कैडर से कह के क्या ट्रांसफर करा पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि उनका एक एलिगेशन है कि कांग्रेस के कुछ नेता मुझे अंदर अंदर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एलिगेशन है। सच्चाई कितनी है अपन नहीं जानते, पर वो कितने वोट ट्रांसलेट करा सकते हैं अगर वो ट्रांसलेट करा पाए, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए नागौर से बहुत है और एक यूनिस खान है जो इंडिपेंडेंट जीत के आए, वैसे वो वसुंधरा जी के बहुत नजदीक हुआ करते थे, पर आपके बीजेपी का टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते डीडवाना से। तो ये लोग कितने वोट ट्रांसलेट करा पाएंगे ये देखना होगा। ऐसे ही अमरा राम सीकर से खड़े हुए हैं जो सीपीआईएम के हैं। अब अमरा राम एक जुझारू जिसको किसान नेता बोलते हैं वो है। आज की तारीख में बोलूं, हम शुरू में मान रहे थे कि उनको वोट कम मिलेंगे, पर वो गेन करने लगे एकदम से और अच्छा गेन कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत कमजोर हैं, अच्छा गेन करने लगे। बीच में अभी आप देखेंगे तो उनका, क्योंकि डोटासरा जी वहीं से आते हैं सीकर से, तो डोटासरा जी उनकी कैनवेसिंग कर रहे हैं, उन्होंने संभाल रखा है। वो मुझे लगता है कि सीट ऐसी है जहां पे लड़ाई अच्छी होगी। कौन सी पार्टी से लड़ रहे हो? ये सीपीआईएम से लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस के पार्टनर है। अमरा राम उनका नाम है और वो फार्मर लीडर थे और फार्मर्स के लिए बड़े प्रोटेस्ट करे उन्होंने। तीसरी सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर, दोनों मिला के एक सीट है, वहां पे राजकुमार राउत चुनाव लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं बाप की तरफ से, सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। देखिए ट्राइबल बेल्ट के अंदर बाप और बीटीपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और जब उनका नॉमिनेशन था वहां भीड़ भी बहुत थी संजय जी उस दिन राजकुमार राउत के। मैं मानता हूं एक सेफ सीट है कांग्रेस के लिए या इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं। तो यानी इन तीनों सीटों पे आप मान सकते हैं मुकाबला है। मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। अनिल जी, 2014 में और 2019 में कोई मुकाबला नहीं था, एक तरफा लहर थी, बीजेपी जीत गई थी। जैसा आप बता रहे हैं कि 1 दर्जन सीटें, 15 सीटों पे मुकाबला है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। यानी आधी सीटों पर अगर मुकाबले में है कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस ने काफ़ी गेन किया है, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, अभी साल भर भी नहीं हुआ तब बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो इतनी जल्दी ग्राफ गिरने का कारण क्या मानते हैं, क्यों ग्राफ गिरा है इतनी जल्दी? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका बहुत एक सीधा कारण है, लोगों को लगता है कि हमने जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान में बैठाया गया उसके लिए तो कम से कम वोट नहीं दिया था, मतलब भजन लाल जी के लिए वोट नहीं दिया था। हमारे दिमाग में उम्मीद कुछ और थी। वो उम्मीद क्या थी? वो उम्मीद थी या तो वसुंधरा जी आएंगी पावर में या कोई बड़ा नेता हमारा लीडर बनेगा। ये नहीं था कि जो पहली बार चुनाव जीत के आया है उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। शायद लोगों को इसको लेके थोड़ी बहुत, मैं सुनता हूं, लोगों से बात करता हूं, उसमें ये बात बड़े ऊपर उभर के आती है कि हमने इनके लिए थोड़ी वोट दिया था। अच्छा, मैं एक चीज जोड़ना भूल गया संजय जी, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वसुंधरा राजे किसकी बहू है? जाटों की। इस पॉइंट को मैं भूल गया, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। और वसुंधरा जी क्या अपने 12 झालावाड़ जहां से उनका बेटा खड़ा हुआ है दुष्यंत सिंह, क्या उससे बाहर जाके कैनवसिंग करी है? अभी तक नहीं करी है।
तो उसका असर भी आप मत छोड़िएगा, भूलिएगा, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। वो अपने बेटे की कॉन्स्टिट्युएंसी में ही घूम रही है। उनके साथ फायदा क्या था? वो जाटों की तो बहू थी और उनकी बहू गुजरों की थी, तो वो दोनों कम्युनिटी को कैटर करती थी। और उनकी एक खास आदमी कोटा से ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं, उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है प्रहलाद गुंजल। वो अच्छा। जात से गुजर है। मुझे नहीं पता वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, पर उसका असर वो डाल पाए टोंक सवाई माधोपुर कॉन्स्टिट्युएंसी पे, जो कि टच करती है कोटा से, क्योंकि वहां पे गुजर पॉपुलेशन बहुत है। और दूसरी बात, वो सचिन पायलट का एरिया भी है। तो दोनों को आप मिला लेंगे, और जो कैंडिडेट खड़ा करा गया वो मीणा है कांग्रेस के द्वारा। वहां मीणा गुजर जो है वो सबसे ज्यादा है। तो उसका जो टोंक सवाई माधोपुर में जो असर पड़ रहा है वो काफी अच्छा है। तो मैं मानता हूं टोंक सवाई माधोपुर सीट भी फंसी हुई है, मतलब बीजेपी के लिए फंसी हुई है, इंडिया अलायंस के नहीं। इंडिया अलायंस तो जीरो पे थी पहले, या कांग्रेस जीरो पे थी। भाई कांग्रेस तो 2 सीट भी लाएगी, तो कांग्रेस तो गेन कर रही है, सही बात है। आप ये तो और लूज कर रहे हैं। एक एक सीट की मार है। और अच्छा, ये यही वसुंधरा यही वसुंधरा को बात वसुंधरा को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, और वसुंधरा सिर्फ अपने बेटे की लोकसभा सीट से निकल नहीं रही है, इसका लोगों में सिंपैथी है कि वसुंधरा के संग गलत हुआ, बीजेपी ने गलत किया। बिल्कुल है, बिल्कुल है संजय जी, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। जो लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं माता जी की स्वर्गवास के बाद में, वो बात ही ये करते हैं मेरे से कि हमने ये सोच के वोट दिया था वसुंधरा जी सीएम बनेंगी, नहीं तो कोई इक्विवेलेंट बनेगा। ये पहली बार के एमएलए को सीधे हमारे ऊपर डाल दिया गया, और उसकी बड़ी नाराजगी। और एक नाराजगी और देखने को मिल रही है संजय जी, वो है कर्मचारियों में। कर्मचारी अच्छा। कह रहे हैं क्योंकि शायद फाइलें यहां जयपुर नहीं रहती हैं, शायद फाइलें दिल्ली जाती हैं, शायद शायद लगाते हो, तो हमारे को कहा जाता है काम अभी करके दो, क्योंकि वो पास होने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो लोगों के दिमाग में दो चीजें जो है, हमें रूल कौन कर रहा है यही पता नहीं। हमें यहां की गवर्नमेंट रूल करती है या दिल्ली की गवर्नमेंट रूल करती है, या ब्यूरोक्रेट, मैं इसको बोलता हूं ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है। यहां ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे हैं आज की तारीख में संजय जी। और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो अपना फायदा देखता है सबसे पहले। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए अंदर पड़ रहा है कि आपको उनको गाइड करने के लिए कोई तो आदमी चाहिए ना। यानी ये लोगों को ये मैसेज है कि राजस्थान की सरकार दिल्ली से चल रही है, एक डमी कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और ये जो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वसुंधरा के और प्रति जो इसके सिंपैथी। साथ इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं संजय जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो रैली से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे अमित शाह की हो, उसमें लोग जो बैग लेके आ रहे हैं वो अमिताभ बच्चन इसका अपने अशोक गहलोत का है। अच्छा। उसमें फोटो लगाया हुआ अशोक गहलोत का, क्योंकि अभी तक वो भूल नहीं पाए कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। वो कहीं जा रहे हैं तो लोग उनको वैसे ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये फेलियर किसका है? बीजेपी ग्राउंड लेवल पे ये बताने में कामयाब ही नहीं हुई। और दूसरा, जो अशोक गहलोत का इमोशनल कनेक्ट था लोगों से, वो अभी तक चल रहा है। लोग उनकी योजनाओं को याद कर रहे हैं कि चिरंजीवी योजना, हमारा तो इलाज हो जाएगा। अब पता लग रहा है वो तो आयुष्मान हो गई। आपने इंदिरा गांधी रसोई योजना चलाई, 8 रुपए में भरपेट भोजन की, वो पता लगा कई जगह ताले लग गए। या खाना मिल रहा है तो वो खाना क्वालिटी ठीक नहीं है, उसका नाम अन्नपूर्णा कर लिया। अरे आप अन्नपूर्णा करिए या पंडित दीनदयाल करिए, कुछ भी करिए, पर लोगों को खाना तो ढंग से दीजिए। तो लोगों को ये कंप्लीट भी है ज्यादातर गरीब तबकों में। अशोक गहलोत अभी तक मेमोरी के अंदर बोले जा रहे हैं लोगों के कि साहब वो स्कीम कहां गई, ये स्कीम कहां गई। लोग जब वोट डालने गए तब तो हिंदू बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उस टाइम राजस्थान में आपको याद होगा कन्हैयालाल इंसिडेंट को हाँ। बीजेपी ने बहुत चलाया। अब आप देखिए बीजेपी कहीं पे भी कन्हैयालाल का नाम नहीं ले रही राजस्थान में। अब तो खुद की सरकार आ गई तो क्या लेगी हाँ, वो। अब वो सही भूल बात गए है। कन्हैयालाल को। फिर लॉ एंड एक ऑर्डर मैं गया था लोगों। अनिल जी, मैं गया था राजस्थान में, कई दिन रहा था। मैंने होर्डिंग लगे देखे थे कि सरकार आएगी तो 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपको तो 400 का सिलेंडर मिल रहा हो।
मेरे को दिलवा दीजिए संजय जी सिफारिश करके, मुझे तो नहीं मिल रहा। 450 में इन्होंने क्लेम करा था, 4.5 में सिलेंडर देंगे, पर वो भी कुछ ही लोगों तक पहुंच पाया है। और इनके पास बहाने बहुत हैं, क्योंकि जो जो महीने निकले दिसंबर से लेके और मार्च तक, तब ये सिर्फ ट्रांसफर ही करते रहे लोगों का, और एक एक आदमी के 5 बार ट्रांसफर हो गए, और मंत्रियों ने जिसको चाहा वो उनको मिला नहीं, और किसी को बैठा दिया गया। तो मंत्री करें, हम क्या करें? तो आज हालत ये है कि सारी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट को, ऐसा प्रतीत होता है। मैं नहीं बोलूंगा होगा, पर ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए अशोक गहलोत लोगों को याद आते हैं जहन में, अरे साहब हमें तो अन्नपूर्णा, ये वो फूड पैकेट योजना भी थी, वो फूड पैकेट अपने कंधे पे डाल के और वो मोदी जी की रैली में चले जाते हैं। अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, मोदी जी वहां गए थे बाड़मेर जैसलमेर, कैलाश चौधरी क्योंकि वहां से खड़े हैं, जो उनकी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर भी हैं, वहां पे रैली में लोग बैठे हुए थे। तो जो लोकल चैनल्स होती हैं, आप जानते हो आजकल बहुत यूट्यूब की लोकल चैनल्स भी हैं, उसने इंटरव्यू लिया कि आप कैलाश चौधरी को वोट दोगे? बोला नहीं नहीं, मैं तो रविंद्र भाटी को दूंगा, मैं तो ऐसे आ गया। ऐसे ही कई लोग थे जो कंधों पे अशोक गहलोत का लेके आ गए थे। तो अच्छा, इसलिए ये अनिल जी, रविंद्र भाटी क्या चीज है? राजस्थान से और गुजरात तक रविंद्र भाटी की जनसभा में जो हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, उसे देश का हीरो बना दिया। एक नौजवान, उसने क्रांति सी कर दी है। इतनी भयंकर भीड़ तो शायद मोदी की रैलियों में भी नहीं आ रही है। नहीं आती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बैकग्राउंड है, कैसे एकदम हीरो कैसे बन गया ये? सर, ये पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने पहला कदम रखा और उन्हें चुनाव लड़ा विधानसभा का, जिसमें आराम से जीते, बहुत आराम से जीते, कंफर्टेबल जीते। इनको भजनलाल जी ने बड़ी मनाने की कोशिश करी, अपने साथ चार्टर प्लेन में भी बैठा के लेके गए, उनसे बात भी करी, पर यह आदमी माना नहीं, और ये बाड़मेर जैसलमेर से खड़ा हुआ। देखिए, एक तो ये राजपूत है, राजपूतों की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, ये ओरेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ओरेटरी स्किल है। उम्र भी शायद 27 साल के आसपास है। तीसरा इनकी अच्छाई ये है कि मिलनसार है। और चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इलेक्शन मैनेजमेंट करना आता है। इसके साथ एक टीम है जो पूरा इसका इलेक्शन मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट बोलूंगा, करती है, और उसका असर आपको ग्राउंड लेवल पे दिखने को मिलता है। और आज भी मैं कह रहा हूं, मुझे कोई शक नहीं होगा अगर लड़ाई कांग्रेस और रविंद्र भाटी में बाड़मेर जैसलमेर में हो जाए, बीजेपी तीसरे नंबर पर। हाँ, मुझे शक नहीं होगा। होगा क्या, ये तो टाइम बताएगा, पर ये हो सकता है, मतलब चांसेस हैं। और इसीलिए कैलाश चौधरी को दिया कुमारी को बुलाना पड़ा, जालौर में भी दिया कुमारी को बुलाना पड़ा, जहां से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं। वहां भी दिया कुमारी को राजपूतों को लिए मनाने के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने देखा रविंद्र भाटी के साथ बड़ी भीड़ है, ये क्या कारण है, जैसे आपने देखा। और यही नहीं है, वो गुजरात गए, वहां पे भी भीड़ है, वो बॉम्बे जाते हैं, वहां पे भी भीड़ है। तो कुछ तो उस आदमी में चार्म है, इस बात को डिनाई नहीं करा जा सकता। और कुछ उसमें कला है संजय जी, जिसकी वजह से वो लोगों की भीड़ इकट्ठी कर पाता है। अरे, जोधपुर चुनाव के बाद सर, मैंने इसका पहली बार भाषण सुना था, और ये जब प्रेसिडेंट बने थे, मैंने किसी को बोला, मैंने कहा इस बंदे से मैं मिलना चाहता हूं, क्योंकि ये बंदा जिस स्टाइल से भाषण दे रहा था वो बड़ा इंप्रेसिव था। और मैंने तभी डिक्लेयर कर दिया था जोधपुर चुनाव के बाद में, मैंने कहा ये बड़ा नेता बन के उभरेगा। तो अगर राजस्थान में यह हाल है कि 1 दर्जन सीटों पे फंसा है मामला, तो अब की बार 400 पार का नारा, फिर ये कहां से, कौन से पाकिस्तान की सीटें जोड़ रहे हैं क्या? अब संजय जी, ये तो कहां की जोड़ रहे हैं मुझे पता नहीं, पर ये तो मुझे लगता है माहौल बनाने की बात है। अगर आप मेरे से पूछें, मैं तो राजस्थान में बैठा हूं, पर मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से 250 टच करना भी मुश्किल नजर आ रहा है आज की तारीख में। मतलब ये सारी बातें हवाइयाँ। अगर राजस्थान में आप बता रहे हैं 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें फंसी हैं, तो 250 को छोड़िए, बीजेपी के 200 आ जाए, यही बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि गुजरात तक पे सीटें फंसी हुई हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं। गहलोत साहब क्या कर रहे हैं? गहलोत साहब क्या योजना बना रहे हैं आजकल? गहलोत, आपको बताऊं, अभी कैनवेसिंग में सबसे आगे। वो पूरा स्टेट टूट कर रहे हैं, हर जगह जाके एक रैली एड्रेस कर रहे हैं। और उनके साथ कमाल ये हो रहा है, उनको जिस तरह की मालाएं पहनाई जा रही हैं, कल या परसों सिकराय में थे, दौसा में,
जो सचिन पायलट का एरिया है बेसिकली, मैं मानूंगा वहां पे भी जो उनको रिस्पॉन्स मिला, मैं क्योंकि वो लाइव देख रहा था, वो मुझे बड़ा अचंभित करा कि अशोक गहलोत अब आज की तारीख में तो वो एमएलए ही है या एक्स चीफ मिनिस्टर है। आप एक्स चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, अब तो फॉर्मर है, पर लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो फॉर्मर है। उनका एक रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्ट लोगों से, क्योंकि उनकी एक आदत है, भीड़ में जाके खड़े हो जाते हैं, बात करते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है। मैं यही अंतर लोगों को कई बार समझाता हूं। अशोक गहलोत वो नेता हैं जो पॉलिटिक्स में एस्ट्यूट हैं, बड़े एस्ट्यूट हैं, और जो अमित शाह पॉलिटिक्स करते हैं वो है पॉलिटिक्स रग्बी वाली, इसकी टांग खींच, इसको पटक, इसको उठा। क्या वो पॉलिटिक्स काम करेगी आने वाले टाइम में, या शतरंज वाली पॉलिटिक्स काम करेगी? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए संजय जी है, क्यों दोनों की स्टाइल लड़ने की बिल्कुल अलग है, अलहदा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आपने हमें इतना समय दिया और हमें राजस्थान की राजनीति के बारे में बताया। आभार आपका। तो ये थे अनिल शर्मा जी और राजनीति बता रहे थे राजस्थान की। अब आप समझ सकते हैं कि जब राजस्थान में 1-1.5 दर्जन सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा है कि कौन जीतेगा कह नहीं सकते, तो फिर अब की बार 400 पार ये नारा कौन सी हवाई बातों पे लगाया जा रहा है। मुझे लगता है अगर शायद ये नारा जब बनाया गया होगा तो पाकिस्तान की 20 सीटें काउंट कर ली होगी, क्योंकि अगर राजस्थान में 12-15 सीटें फंसी हुई हैं, इसका मतलब बीजेपी 200 से आगे कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन राजनीति बहुत टफ है। आप बने रहिए, देखते रहिए 4 PM। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।